आम तौर पर ना, जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस या चिकित्सीय जांच की बात करते हैं, तो हम एक तरह की बिल्कुल पूर्ण सटीकता की उम्मीद करते हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। सही कहा। जैसे कोई इंजीनियरिंग का काम हो। हड्डी टूटी, हमने एक्सरे करवाया, उसमें वो टेढ़ी मेढ़ी सफेद लाइन एकदम साफ साफ दिखी, और डॉक्टर बस स्क्रीन की तरफ इशारा करके कहता है कि देखिए यहाँ दिक्कत है, ये हड्डी दो टुकड़ों में बट चुकी है। मतलब बात वहीं खत्म हो जाती है। हाँ, और इंसान का जो दिमाग है ना, वो इसी तरह की स्पष्टता खोजना चाहता है। मतलब हमें चीजें अलग अलग खांचों में स्पष्ट लेबल्स के साथ देखने की आदत होती है, बिल्कुल। क्योंकि ये हमें सुरक्षित महसूस कराता है कि हर सवाल का एक सीधा वैज्ञानिक और अकाट्य जवाब मौजूद है। लेकिन जब हम इस एक्सरे मशीन को लेकर मानव इतिहास या हमारी सामूहिक पहचान और आस्था की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो वो मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है। एकदम सही बात है। वहां कोई ऐसी स्पष्ट सफेद लाइन नहीं होती। हाँ, हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो बहुत ही धुंधला है। मतलब जहाँ पीढ़ियों की यादें और लोक कथाएं और खून के रिश्ते आपस में ऐसे उलझे होते हैं कि उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और इतिहास के इस धुंधले पानी में कोई एक सीधा जवाब नहीं होता। पहचान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी एक टेस्ट ट्यूब में डालकर माप सकें। हाँ, वो तो है। ये समय के साथ बदलती है, नई परतें ओढ़ती है, और कई बार तो सदियों तक किसी गहरी नींद में सो जाती है, सिर्फ सही समय पर जागने के लिए। अरे वाह! और आज के इस विस्तृत विश्लेषण में, यानी हमारी इस गहरी चर्चा में, हम एक ऐसी ही कहानी के धुंधले लेकिन बेहद रोमांचक पानी में उतरने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। आज के हमारे जो स्रोत हैं, जैसे रिसर्च पेपर्स, ऐतिहासिक दस्तावेज और कुछ बेहद दिलचस्प जेनेटिक अध्ययन, वो पूर्वोत्तर भारत के बनई मिनाशे समुदाय की ओर इशारा कर रहे हैं। बनी मेनाशे, जी हाँ। हमारा मिशन आज ये गहराई से समझना है कि कैसे मणिपुर और मिजोरम का लगभग 7,000 लोगों का ये मीजो और कुकी आदिवासी समुदाय अपनी जड़ों को आज से हजारों साल पहले के मध्य पूर्व से जोड़ता है। बिल्कुल। मतलब ये कोई साधारण वंशावली का मामला नहीं है। अगर मैं सच कहूं तो ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसा लगता है। हाँ, मैं सहमत हूँ। और इस पूरी कहानी के पैमाने को समझने के लिए ना, हमें पहले खोई हुई जनजातियों, या जिसे अंग्रेजी में लॉस्ट ट्राइब्स कहते हैं, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना होगा। अच्छा, तो ये लॉस्ट ट्राइब्स का क्या चक्कर है? प्राचीन इसराइल के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा अध्याय है। जब प्राचीन साम्राज्यों का पतन हुआ, तो वहां के लोग दुनिया भर में बिखर गए। सदियों से इतिहासकार और खोजकर्ता दुनिया के अलग अलग कोनों में इन खोए हुए समुदायों के निशान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कोई नई खोज नहीं है, लोग पहले से इन्हें ढूंढ रहे थे। बिल्कुल। बने मेनाशे की कहानी इसी बड़े ऐतिहासिक बिखराव का एक हिस्सा है, जो मानव स्मृति की सीमाओं को चुनौती देती है। मेरे सामने रखे इन नोट्स में एक तारीख बार बार आ रही है, 722 ईसा पूर्व। मैं ये सोच रहा था कि आज के आधुनिक पूर्वोत्तर भारत के एक समुदाय की कहानी में 2700 साल पुरानी इस तारीख का क्या काम है? यह बहुत ही अहम सवाल है। मतलब उस वक्त ऐसा क्या हुआ था जिसने इस पूरी यात्रा की नींव रखी? तो देखिए, 722 ईसा पूर्व वो समय है जब असीरियन साम्राज्य ने प्राचीन इज़राइल के उत्तरी राज्य पर विजय प्राप्त की थी। असीरियन लोग विद्रोह को कुचलने के लिए एक बहुत ही क्रूर, लेकिन कह सकते हैं कि प्रभावी रणनीति अपनाते थे, और वो थी सामूहिक निर्वासन। ओहो, सामूहिक निर्वासन? मतलब पूरे के पूरे समुदायों को निकाल देना? हाँ बिल्कुल। वे पूरे समुदायों को उनके मूल स्थान से उखाड़कर अपने साम्राज्य के दूर दराज के हिस्सों में भेज देते थे, ताकि उनकी एकता हमेशा के लिए टूट जाए। और इसी निर्वासन के दौरान इज़राइल की 10 जनजातियां इतिहास के पन्नों से गायब हो गईं। और इन्हीं 10 जनजातियों में से एक मिनेशे जनजाति थी। एकदम सही। परंपरा और उनके अपने दावों के अनुसार बने मिनाशे, जिसका हिब्रू में अर्थ ही होता है मिनाशे के बच्चे, उन्हीं 10 जनजातियों में से एक के वंशज हैं। तो ये निर्वासन एक तरह से उनकी इस लंबी यात्रा का पहला कदम था। लेकिन मध्य पूर्व से लेकर मणिपुर और मिजोरम के घने जंगलों और पहाड़ों तक का सफर कोई छोटा सफर तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, ये हजारों किलोमीटर का फासला है। हाँ, ये भौगोलिक दूरी ही अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। ये सफर हुआ कैसे? ऐतिहासिक और मौखिक दावों के अनुसार ये कोई एक सीधी यात्रा नहीं थी।
ये माना जाता है कि असीरियन निर्वासन के बाद ये समूह धीरे धीरे पूर्व की ओर खिसकता गया। सदियों के दौरान वे फारस, जो आज का ईरान है, वहां से होते हुए अफगानिस्तान के कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरे। बाप रे, इतना लंबा सफर। हाँ, और वहां से वे तिब्बत और चीन के कुछ हिस्सों की ओर गए और अंततः पीढ़ियों के पलायन के बाद उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ों को अपना घर बनाया। इस पूरी प्रक्रिया में सैकड़ों शायद हजारों साल लगे होंगे। अच्छा, यहीं पर मुझे थोड़ी हैरानी होती है और मैं इस दावे को थोड़ा चुनौती देना चाहता हूं। मतलब कल्पना कीजिए, ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक 2700 साल लंबा टेलीफोन का खेल खेलने जैसा है। टेलीफोन का खेल, हाँ मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जब हम कोई कहानी एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाते हैं तो 10 मिनट में ही कहानी का रंग रूप बदल जाता है। बिना किसी लिखित दस्तावेज या किताब के केवल बोलकर सुनाई गई कहानियों के सहारे क्या कोई इतिहास वाकई 27 सदियों तक जीवित रह सकता है? ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है, लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम अक्सर मौखिक इतिहास को आज के डिजिटल नजरिए से तौलने की गलती करते हैं। मतलब आज जहां हमारी याददाश्त पूरी तरह से हमारे स्मार्टफोन्स पे निर्भर है, स्वदेशी संस्कृतियों में मौखिक परंपराएं कोई मनोरंजन का साधन या टेलीफोन का खेल नहीं होती। ये उनके अस्तित्व और उनकी पहचान का एकमात्र अभिलेखागार होता है। ओह, ये तो बहुत ही गहरी बात कही आपने। हाँ, जब आपके पास लिखने के लिए कागज या पत्थर नहीं होते, तो आप अपने इतिहास को गीतों, अनुष्ठानों और कड़े नियमों में पिरो देते हैं। मिज़ो और कुकी समुदायों के मामले में उनके पारंपरिक लोक गीतों और प्रार्थनाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैतृक व्यक्ति का जिक्र बार बार आता है। अच्छा, वो कौन है? वे उसे मनमसी या मनासिया कहते हैं। अरे वाह, और ये नाम सीधे तौर पर बाइबल के मनाशे से जुड़ता हुआ दिखता है। बिल्कुल, और सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि उनकी कई पुरानी प्रार्थनाएं किसी अज्ञात शत्रु से बचने, लाल सागर जैसी किसी बड़ी जलराशि को पार करने और एक जादुई बादल के मार्गदर्शन की बात करती हैं। एक मिनट, लाल सागर और जादुई बादल, ये तो बिल्कुल बाइबल की कहानी है। हाँ, ये सभी तत्व प्राचीन इजरायलियों के मिस्र से निकलने की कहानी, जिसे एक्सोडस कहते हैं, उससे आश्चर्यजनक रूप से मेल खाते हैं। मौखिक परंपराओं में एक शब्द या धुन को बदलना भी वर्जित होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारियों और बुजुर्गों द्वारा इन गीतों को बिल्कुल उसी सटीकता के साथ सौंपा जाता है जैसे कोई बहुमूल्य खजाना हो। ये स्पष्ट करता है कि बिना किताबों के भी पहचान कैसे जीवित रह सकती है। तो हमारे पास ये समुदाय है जो अपने इस प्राचीन मौखिक परंपरा और मनमसी की यादों के साथ पूर्वोत्तर भारत में एक अलग थलग जीवन जी रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देता है। मेरे नोट्स के हिसाब से 19वीं सदी में वहां ब्रिटिश शासन और प्रोटेस्टेंट ईसाई मिशनरियों का आगमन होता है। वे तो वहां अपना धर्म फैलाने गए थे ना? फिर इस यहूदी पहचान का जागरण कैसे हुआ? यह इतिहास का एक बहुत ही विडंबनापूर्ण मोड़ है। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में जब प्रोटेस्टेंट मिशनरीज इस क्षेत्र में आए तो उनका मुख्य उद्देश्य बेशक स्थानीय आदिवासी आबादी को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना था। इसके लिए उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि उन्होंने बाइबल का अनुवाद स्थानीय मीज़ो और कुकी भाषाओं में किया। जब इन समुदायों ने ईसाई धर्म अपनाया और पहली बार बाइबल, विशेष रूप से ओल्ड टेस्टामेंट को अपनी भाषा में पढ़ना शुरू किया, तो एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। अच्छा, ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं, तो ये कुछ ऐसा है जैसे आप किसी अनजान शहर में जीवन भर भटक रहे हों और अचानक आपको किसी अजनबी की लिखी हुई एक डायरी मिले। हाँ, बिल्कुल। और जब आप उसे खोलें तो उसमें आपको अपने ही घर का नक्शा और अपने परदादा का नाम मिल जाए। मतलब मिशनरी उन्हें एक नया धर्म देने आए थे, लेकिन उन्होंने अनजाने में उनके अतीत का दरवाजा खोल दिया। क्या बात है, ये एनालॉजी एकदम सटीक है और वो दरवाजा खुलते ही समानताएं सामने आने लगी। किस तरह की समानताएं? ओल्ड टेस्टामेंट में प्राचीन इजरायलियों के जिन रीति रिवाजों का जिक्र था, जैसे पशु बलि के खास नियम, पुजारियों के वस्त्र, माहवारी से जुड़े शुद्धता के नियम और परिवार में संपत्ति के बंटवारे के कानून, ये सब कुकी और मिज़ो लोगों के अपने पारंपरिक आदिवासी नियमों से बहुत ज्यादा मेल खाते थे। अरे वाह, ये तो सच में हैरान करने वाला है। हाँ, उन्होंने महसूस किया कि वो कोई अजनबी किताब नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि ये तो उनके खुद के पूर्वजों का इतिहास है जो सदियों पहले खो गया था।
ये एक अविश्वसनीय ऐतिहासिक विडंबना है। और मेरे नोट्स में 1951 के एक बहुत ही विशिष्ट घटनाक्रम का उल्लेख है। एक मिजो रहस्यवादी या कह सकते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति का नाम है चलियान थांगा। उनका इस पूरी कहानी में क्या रोल था? ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ने के बाद जो सांस्कृतिक सुगबुगाहट शुरू हुई थी ना, उसे 1951 में चलियनथांगा ने एक दिशा दी। चलियनथांगा को एक विजन यानी एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि आई। एक विजन? हाँ, उस दौर के स्वदेशी समाज में ऐसे विजन को बहुत गंभीरता से लिया जाता था। उन्होंने अपने समुदाय के सामने घोषणा की कि परमेश्वर ने उन्हें बताया है कि वो लोग प्राचीन इज़राइल की खोई हुई जनजातियों के वंशज हैं। सच में? उन्होंने सीधे ये घोषणा कर दी? बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वे अपनी असल जड़ों यानी यहूदी धर्म की ओर लौटें और इज़राइल की भूमि पर वापस जाएं। इसी एक विजन ने एक छोटे से विचार को एक पूरे धार्मिक और सामाजिक आंदोलन में बदल दिया। एक आंतरिक विजन आना या खुद को ऐतिहासिक रूप से किसी जगह से जुड़ा हुआ मानना एक बात है, लेकिन एक आधुनिक राष्ट्र जो हजारों मील दूर है, उससे आधिकारिक मान्यता प्राप्त करना बिल्कुल अलग चुनौती है। ये तो है। मैं ये सोच रहा हूं कि 1951 के इस विजन से लेकर इजराइल राज्य तक पहुंचने के बीच की ये खाई कैसे भरी गई? क्योंकि 1970 के दशक तक आते आते ये आंदोलन काफी बड़ा हो चुका था। ये खाई भरने का काम 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब कुछ इजरायली संगठनों का ध्यान इस समुदाय पर गया। इनमें सबसे प्रमुख संगठन था अमीशाव, जिसका हिब्रू में अर्थ होता है मेरे लोग लौट आए हैं। अमीशाव। इस संगठन की स्थापना रब्बी एलायाहू अविचाल ने की थी। उनका जीवन का मिशन ही यही था कि वे दुनिया भर में बिखरी हुई इन खोई हुई जनजातियों को खोजें और उन्हें मुख्य धारा के यहूदी धर्म से वापस जोड़ें। तो क्या वे भारत आए थे? हाँ, रब्बी अविचाल ने भारत की यात्राएं की, उनकी परंपराओं का अध्ययन किया और अंततः वे इस बात से आश्वस्त हो गए कि बने मिनाशे के दावों में वाकई दम है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा है। अगर रब्बी अविचल मान गए और अगर बनाई मिनाशे के लोग खुद को पहले से ही इजरायलियों का वंशज मानते थे, तो उन्हें औपचारिक रूप से धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये एक बहुत ही पेचीदा कानूनी और धार्मिक मुद्दा है। मतलब ये तो कुछ ऐसा हुआ कि आपसे कहा जाए कि पहले एक परीक्षा पास करो, तब हम मानेंगे कि तुम अपने ही माता पिता के बच्चे हो। आपकी बात वाजिब है, लेकिन इस प्रक्रिया को समझने के लिए ना हमें यहूदी धार्मिक कानून के एक बहुत ही जटिल हिस्से को समझना होगा, जिसे हलाखा कहा जाता है। हलाखा? अच्छा। हाँ, हलाखा के नियम बहुत सख्त हैं। इसके अनुसार यहूदी पहचान आम तौर पर माँ से बच्चे में जाती है और ये एक निरंतर बिना टूटी हुई श्रृंखला होनी चाहिए। ओहो, मैं समझ रहा हूँ। तो निरंतरता टूट गई थी। बिल्कुल। बनी मिनाशे का ऐतिहासिक दावा अपनी जगह है, लेकिन हलाखा की नज़र में, क्योंकि वे 2700 सालों तक मुख्य धारा के यहूदी धर्म से पूरी तरह कटे रहे और बीच में उन्होंने जीववाद और फिर ईसाई धर्म का पालन किया, इसलिए उनकी यहूदी पहचान की वो निरंतरता टूट चुकी थी। तो उसे दोबारा जोड़ने का यही एक तरीका था? हाँ, हलाखा के तहत उस टूटी हुई कड़ी को दोबारा जोड़ने का एकमात्र तरीका एक औपचारिक आधिकारिक धर्म परिवर्तन ही है। और ये सिर्फ एक धार्मिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कानूनी कारण भी था, जो 2005 के फैसले से जुड़ता है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये 2005 का फैसला इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इजराइल के तत्कालीन मुख्य रब्बी श्लोमो अमर ने आधिकारिक तौर पर बने मिनाशे को खोई हुई जनजाति के रूप में मान्यता दे दी। ये तो बहुत बड़ी जीत रही होगी उनके लिए। बिल्कुल। अब इसके कानूनी पहलू को समझिए। इजराइल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जिसे लॉ ऑफ रिटर्न कहा जाता है। ये कानून 1950 में बना था और ये दुनिया भर के किसी भी यहूदी व्यक्ति को इजराइल में आकर बसने और वहाँ की नागरिकता प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देता है। तो मतलब मुख्य रब्बी की मान्यता और उस औपचारिक धर्म परिवर्तन के बिना वे इस लॉ ऑफ रिटर्न के दायरे में ही नहीं आते। एकदम सही। इजराइल कोई भी सामान्य देश नहीं है। इसकी स्थापना दुनिया भर के यहूदियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय के रूप में हुई थी। लेकिन कौन यहूदी है और कौन नहीं, ये तय करना हमेशा से एक राजनीतिक और धार्मिक बहस का विषय रहा है। 2005 के उस फैसले ने उनके लिए इजराइल के दरवाजे कानूनी तौर पर खोल दिए। अब वे सिर्फ वीजा पर जाने वाले प्रवासी नहीं थे, बल्कि राज्य के कानून के तहत अपने घर लौट रहे नागरिक थे। मुख्य रबीनेट से ये धार्मिक और कानूनी मान्यता तो मिल गई,
लेकिन हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां इतिहास और दावों को अक्सर माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है। विज्ञान हर चीज का अपना सबूत मांगता है। हाँ, विज्ञान की एंट्री तो होनी ही थी। तो क्या डीएनए और जेनेटिक्स आधुनिक प्रयोगशालाओं में इस 1951 के विजन का समर्थन करते हैं? क्योंकि हमारे स्रोतों में जेनेटिक्स टेस्टिंग को लेकर काफी बहस दिखाई गई है। जेनेटिक्स ने इस कहानी में एक बहुत ही पेचीदा मोड़ ला दिया। 2000 के दशक की शुरुआत में कोलकाता के सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के शोधकर्ताओं ने बनी मेनाशे समुदाय के डीएनए नमूनों का अध्ययन किया। अच्छा, तो क्या मिला उन्हें? उन्होंने दावा किया कि समुदाय की महिलाओं के नमूनों में तो कोई खास पैटर्न नहीं दिखा, लेकिन कुछ पुरुषों के वाई क्रोमोसोम में उन्हें एक विशिष्ट आनुवंशिक मार्कर मिला। इसे जेनेटिक्स की भाषा में कोहेन मॉडल हैप्लोटाइप कहा जाता है। ये नाम तो बहुत तकनीकी लग रहा है। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं सुनने वालों के लिए। हाँ, बिल्कुल। हैप्लोटाइप दरअसल जीन्स का एक समूह होता है जो एक माता-पिता से बच्चे में एक साथ ट्रांसफर होता है। कोहेन मॉडल हैप्लोटाइप वाई क्रोमोसोम पर पाया जाने वाला एक विशिष्ट जेनेटिक पैटर्न है जो आमतौर पर यहूदी पुजारियों के वंशजों में पाया जाता है, जिन्हें कोहेन कहा जाता है। ओहो, तो कोलकाता के शोधकर्ताओं का कहना था कि ये मार्कर बनी मेनाशे पुरुषों में पाया गया, जो उनके मध्य पूर्वी मूल की ओर एक मजबूत इशारा था। अरे वाह, तो ये तो उनके दावे के लिए एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक जीत होनी चाहिए। लेकिन फिर मेरे नोट्स में टेकियन संस्थान के एक अन्य अध्ययन का भी जिक्र है जो इसके विपरीत बात कहता है। हाँ, क्योंकि विज्ञान में कोई भी एक स्टडी तब तक अंतिम नहीं मानी जाती जब तक उसे अन्य वैज्ञानिक स्वतंत्र रूप से साबित न कर दें। इजराइल के सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थानों में से एक टेक्नियन इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने भी इन दावों का परीक्षण किया। और उनका क्या निष्कर्ष था? उन्होंने बड़े पैमाने पर डीएनए का विश्लेषण किया और उनका निष्कर्ष ये था कि ये नतीजे अनिर्णायक हैं। अनिर्णायक मतलब कोई लिंक नहीं मिला? उन्हें ऐसा कोई भी ठोस सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण आनुवांशिक प्रमाण नहीं मिला जो बनी मेनाशे को सीधे तौर पर प्राचीन इजरायलियों से जोड़ सके। उनके अनुसार हजारों सालों के अलगाव में वो जेनेटिक लिंक पूरी तरह से धुंधला हो चुका है। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। एक तरफ कलकत्ता का अध्ययन है जो एक उम्मीद जगाता है, और दूसरी तरफ टेक्नियन का अध्ययन है जो कहता है कि हम आनुवंशिक रूप से इसे साबित नहीं कर सकते। जी हाँ। अगर मैं यहाँ एक एनालॉजी दूं, तो मान लीजिए डीएनए एक तरह का हार्डवेयर है। 27 सदियों के सफर में अनगिनत पीढ़ियों के गुजरने, अन्य समुदायों के साथ विवाह करने और घुलने मिलने के कारण वो हार्डवेयर घिस गया है या बदल गया है। बहुत उम्दा एनालॉजी है ये। लेकिन उनकी जो आस्था है, उनकी प्रार्थनाएं, उनके अनुष्ठान, वो सॉफ्टवेयर है जिसे वो पीढ़ियों से अपने दिमाग में डाउनलोड और अपडेट करते आ रहे हैं। और वो सॉफ्टवेयर आज भी सफलतापूर्वक चल रहा है। क्या विज्ञान की अनिश्चितता उनकी पहचान को अमान्य कर देती है? मैं कहूंगी कि यह समझने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। निष्पक्ष रूप से देखें तो हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 2700 साल कोई छोटा समय नहीं होता। इतिहास में समुदायों का आपस में मिलना जुलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल। इतनी लंबे समय और इतने बड़े भौगोलिक विस्तार के बाद जेनेटिक्स कभी भी इतिहास का एकदम स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं दे सकता। डीएनए समय के साथ पतला हो सकता है, और समाजशास्त्रियों का भी यही मानना है कि किसी समुदाय की पहचान सिर्फ खून में मौजूद जीन्स से तय नहीं होती। सही बात है। ये उन साझा कहानियों, लंबे संघर्षों और उस गहरी आस्था से बनती है जिसे वो समुदाय अपने सीने से लगा कर रखता है। ये एक बहुत ही सशक्त बिंदु है। पहचान सिर्फ जीव विज्ञान का मोहताज नहीं है, ये साझा अनुभव और विश्वास का विषय है। और जेनेटिक बहसों से परे अगर हम आज की जमीनी हकीकत पर नजर डालें, तो समुदाय इन वैज्ञानिक बहसों में नहीं उलझाए। वे वास्तव में आगे बढ़ चुके हैं और प्रवास कर रहे हैं। बिल्कुल। और प्रवासन की ये प्रक्रिया कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि ये दशकों की लंबी मेहनत का नतीजा है। 1990 के दशक से लेकर अब तक बनी मेनाशे के हजारों लोग अपना सब कुछ छोड़कर भारत से इजराइल जा चुके हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। और हाल ही के स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम की ओर इशारा करते हैं। अभी हाल ही में 250 सदस्यों का एक नया जत्था तेल अवीव पहुंचा है, और ये कोई अनौपचारिक यात्रा नहीं थी। ये इजरायली सरकार के एक आधिकारिक पुनर्वास कार्यक्रम के तहत हुआ है।
इसका मतलब है कि अब ये सिर्फ कुछ निजी संगठनों का प्रोजेक्ट नहीं रहा, बल्कि इसे एक राष्ट्र राज्य का पूरा समर्थन मिल रहा है। एकदम सही। राज्य समर्थित प्रवासन का मतलब है कि अब इज़राइल सरकार उनके आवास, उनके हिब्रू भाषा के प्रशिक्षण और समाज में उनके एकीकरण की जिम्मेदारी उठा रही है। और इसके साथ ही खुद बनेई मेनाशे समुदाय के भीतर भी एक बहुत बड़ा ढांचागत बदलाव आ रहा है। 2000 के दशक की शुरुआत में वे पूरी तरह से अमीनेशाव और बाद में शावेई इज़राइल जैसे बाहरी संगठनों पर निर्भर थे। ये संगठन उन इज़राइलियों द्वारा चलाए जाते थे जो उनकी मदद करना चाहते थे। लेकिन 2020 के बाद परिदृश्य बदल गया। मैंने डेगल मेनाशे नामक एक नए संगठन के बारे में पढ़ा है। जी हाँ। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे बाहर के लोग नहीं, बल्कि खुद बनेई मेनाशे समुदाय के सदस्य चला रहे हैं। जी हाँ, डेगल मेनाशे। मतलब ये तो कुछ ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति जो लंबे समय से पीछे की सीट पर बैठा हो, बाहरी मदद ले रहा हो, अब वो उठकर खुद अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील संभाल ले। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। डेगल मेनाशे का उदय ये दर्शाता है कि ये समुदाय अब परिपक्व हो रहा है। बिल्कुल। जब बाहरी लोग आपकी मदद करते हैं तो एक तरह का निर्भरता का रिश्ता बन जाता है, लेकिन जब आप अपना संगठन खुद बनाते हैं तो आप अपनी कहानी के लेखक खुद बन जाते हैं। सही बात है। ये सिर्फ प्रवासन के कागजात तैयार करने के बारे में नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि वे अब खुद को महज एक खोई हुई और बेचारी जनजाति के रूप में नहीं देखते। वे आधुनिक इस्राएली समाज के सक्रिय, मुखर और समान नागरिक के रूप में अपनी जगह बना रहे हैं। तो अगर हम कदम पीछे हटाकर इस पूरी चर्चा के निष्कर्ष को देखें तो हमने आज क्या समझा? हमने एक ऐसी असाधारण यात्रा को देखा जो 722 ईसा पूर्व में असीरियन साम्राज्य के क्रूर निर्वासन से शुरू हुई। बिल्कुल। वह स्मृति जो मीजो और कुकी आदिवासियों के लोकगीतों और अनुष्ठानों में एक अदृश्य धागे की तरह पिरोई गई। वह स्मृति जिसे 19वीं सदी में अनजान प्रोटेस्टेंट मिशनरियों की किताबों ने फिर से जगाया, और जो आज आधुनिक डीएनए लैब्स की अनिश्चितताओं और बहसों को पार करते हुए तेल अवीव और यरूशलेम की सड़कों पर एक जीती जागती हकीकत बन चुकी है। ये पूरा ऐतिहासिक सफर हमें सिखाता है कि मानव पहचान कितनी जटिल और बहुआयामी होती है। यह तरल है, समय और भूगोल के साथ बदलती है, नई भाषाएं और नए तरीके अपनाती है। हाँ। लेकिन इसके साथ ही ये जड़ों से इतनी गहराई तक जुड़ी होती हैं कि हजारों साल का समय भी उसे पूरी तरह मिटा नहीं सकता। आज की दुनिया में जहाँ सूचनाओं का अतिभार है, जहाँ हम कल की खबर आज भूल जाते हैं, वहाँ एक समुदाय द्वारा 27 सदियों तक अपनी एक पहचान को सहेज कर रखना मानव संकल्प की एक अकल्पनीय मिसाल है। और ये भी स्पष्ट होता है कि पहचान तय करने का अधिकार किसी एक विज्ञान या किसी एक ऐतिहासिक दस्तावेज के पास नहीं है। ये इतिहास, कानून, आस्था और उस दृढ़ इच्छा शक्ति का मिला-जुला रूप है जो ये तय करती है कि हम कौन हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस गहरी चर्चा को खत्म करते हुए ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाती है जिस पर रुक कर सोचने की जरूरत है। अगर 2700 साल पहले अपनी जमीन से उखड़ा हुआ कोई समुदाय बिना किसी स्पष्ट नक्शे, बिना किसी लिखित इतिहास या गूगल मैप्स के केवल मौखिक कहानियों, पुराने गीतों और एक गहरी आस्था के सहारे अपनी पहचान को सदियों तक जिंदा रख सकता है और अंततः एक आधुनिक देश का हिस्सा बन सकता है, तो जरा सोचिए। दुनिया भर की अन्य संस्कृतियों के लोक कथाओं, उनके सोने से पहले गाई जाने वाली लोरियों और उनके पुराने रीति रिवाजों में ऐसे और कितने ऐतिहासिक रहस्य दबे पड़े होंगे। मानव इतिहास के ऐसे कितने खोए हुए अध्याय होंगे जो बस किसी सही दर्पण के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाइयां पत्थर पर नहीं बल्कि इंसानी यादों में लिखी जाती हैं। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने और इतिहास के इन धुंधले पन्नों को पलटने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय और एक नई गहरी खोज के साथ फिर मुलाकात होगी।